हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अनुराग गेमिंग विद जीके में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अफवाह के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 MCQs क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अफवाह शब्द इनमें से किसकी व्याख्या करता है? तो इसके ऑप्शन है ए पर्वतीय क्षेत्र का, बी एक मरुस्थलीय क्षेत्र का, सी एक नदी तंत्र का, डी एक समुद्र तटीय क्षेत्र का। इसका सही उत्तर है सी एक नदी तंत्र का। इसकी व्याख्या है, अफवाह शब्द एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ये छोटी बड़ी नदी मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र में होता है। अब पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र के जल का प्रभाव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन से ए पर्वत का तराई भाग, बी अफवाह द्रोणी, सी जल विभाजक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अफवाह द्रोणी। इसकी व्याख्या है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित किया जाता है, जैसे अफवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन, भारत में किस नदी का अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो इसके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गोदावरी नदी, डी सिंधु नदी। तो इसका सही उत्तर है ए गंगा नदी। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी का है, वही दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। अब पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? ऑप्शंस ए नील नदी, बी मिसिसिपी मिसौरी नदी, सी अमेजन नदी, डी गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर है सी अमेजन नदी। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या, नील नदी की सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी बड़ी वाली नदी अमेजन नदी है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी तथा अफवाह में भी सबसे बड़ी नदी है। ऊंचे क्षेत्र जैसे पर्वत या पठार या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अफवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती हैं, इस प्रकार की उच्च भूमि को अफवाह की दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जल विभाजन, बी अफवाह द्रोणी, सी नदी तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जल विभाजन। इसका हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या, जल विभाजन एक ऊंचे भूभाग वाला क्षेत्र होता है जो अफवाह द्रोणी को विभाजित करती है। पंजाब में अंबाला बड़ा जल विभाजक है जो सिंधु और गंगा नदी द्रोणी को अलग करती हैं। मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत भारत का बड़ा जल विभाजक है जो प्रायद्वीपीय नदियां और उत्तर भारत की नदियों को बढ़ता है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट भी बड़ा जल विभाजक है, जिस कारण गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि भारतपुझा, शरावती, पेरियार जैसी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। हम पढ़ेंगे 6th क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी नर्मदा, सी कावेरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही उत्तर है ए गंगा नदी। आप पढ़ेंगे इसकी व्याख्या, नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इसी प्रकार एक और परियोजना नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे परियोजना को भी शुरुआत की गई। हम पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन, हुगली नदी से संबंधित सबसे सही कथन इनमें से क्या है? इसके ऑप्शन है ए यह गंगा की सहायक नदी है, बी यह गंगा की वितरिका है,
सी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। डी उपयुक्त सभी तो इसका सही उत्तर है बी, यह गंगा की वितरिका का है। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। हुगली गंगा नदी की वितरिका है। वितरिका का अर्थ है जब मुख्य नदी की एक शाखा अलग होकर समुद्र में मिलती है तो उसे वितरिका कहा जाता है। यह तब निर्मित होता है जब नदी वृद्धावस्था में होती है, अर्थात समुद्र में मिलने वाली होती है। यह क्षेत्र मुख्य डेल्टा कहलाता है जहां ढाल बहुत ही कम होता है, जिस कारण नदी विभिन्न शाखाओं में बंटकर समुद्र में मिल जाती हैं। हम पढ़ेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में मिलने से पहले किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका ऑप्शन है ए पद्मा, बी मेघना, सी गंगोत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मेघना। आप पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर एक में मिल जाती हैं और दोनों नदी मिलकर मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नदी के रूप में मैदानी भाग में गंगा के नाम से जानी जाती हैं, जबकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सागपुर तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अब पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन। हिमालय की नदियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन हैं ए हिमालय की नदियाँ 12मासी होती हैं, बी हिमालय की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में पानी रहता है, सी हिमालय की नदियों में उत्तर भारत का बृहत मैदान का निर्माण हुआ, डी हिमालय की नदियाँ मैदानी भागों में गोखुर झील का निर्माण करती हैं। इसका सही उत्तर है बी हिमालय की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में पानी रहता है। अब इसकी पढ़ेंगे व्याख्या। हिमालय की नदियों में पानी सालों भर रहता है क्योंकि वर्षा ऋतु के अतिरिक्त जब वर्षा नहीं होती तब हिमालय में जमी बर्फ पिघलने से हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी पहुंचता है। अब हम पढ़ेंगे 10th क्वेश्चन। जब कई छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी में मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन से ए नदी तंत्र, बी अपवाह द्रोणी, सी डेल्टा, डी गोखुर झील। तो इसका सही उत्तर है ए नदी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलकर नदी तंत्र का निर्माण करती हैं और एक नदी तंत्र में जो जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ लाई गई अवसाद को जमा कर देती हैं और इस प्रकार नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं जो अमूमन त्रिभुजाकार होता है। मैदानी भाग में नदियाँ गोखुर या छाड़न झील का निर्माण करती हैं। अब हम पढ़ेंगे 11th क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में लंबी होती हैं, बी प्रायद्वीपीय नदियाँ गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं, सी प्रायद्वीपीय नदियाँ प्राय विसर्प और गोखुर झील का निर्माण करती हैं, डी प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि शुष्क मौसम में इसका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है डी प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि शुष्क मौसम में इसका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। तो अब पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि शुष्क मौसम में इसका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में छोटी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे 12th क्वेश्चन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए गंगोत्री से, बी यमुनोत्री से, सी मानसरोवर झील से, डी माउंट एवरेस्ट से। तो इसका सही उत्तर है ए गंगोत्री से। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होती है। उद्गम का अर्थ निकलना अर्थात जन्म लेना। गंगा गंगोत्री से निकलने समय इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि यमुनोत्री से
जमुना नदी निकलती है, वहीं मानसरोवर झील से सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। हम पढ़ेंगे 13th क्वेश्चन, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? तो इसके ऑप्शन है ए कर्णप्रयाग, बी हरिद्वार, सी देवप्रयाग, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है सी देवप्रयाग। आप पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब हम पढ़ेंगे 14th क्वेश्चन, इनमें से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो इसके ऑप्शन से ए घाघरा, बी गंडक, सी कोसी, डी यमुना। तो इसका सही उत्तर है डी यमुना। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। उपरोक्त सभी नदियां गंगा में मिलती हैं, इन्हें गंगा की सहायक नदी भी कहती हैं, परंतु यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। अब हम पढ़ेंगे 15th क्वेश्चन, गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? इसके ऑप्शन से ए हरिद्वार, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी देवप्रयाग। इसका सही उत्तर है बी इलाहाबाद। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। इलाहाबाद में गंगा नदी और से यमुना नदी में मिलती है। गंगा और यमुना के मिलन स्थल को संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 6 वर्ष पर कुंभ और 12 वर्ष पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे 16th क्वेश्चन, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस नदी तंत्र से हुआ है? इसके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी सिंधु नदी तंत्र, सी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। उत्तर भारत के मुख्य मैदान का निर्माण गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से हुआ। प्रति वर्ष बाढ़ के पानी आने के कारण यह मैदान नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। अधिक उपजाऊपन के कारण इस मैदानी भाग में जनसंख्या बसी हुई है। अब हम पढ़ेंगे 17th क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदियों में इनमें से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा में मिलती है? जिसके ऑप्शन है ए चंबल, बी घाघरा, सी कोसी, डी यमुना। तो इसका सही उत्तर है ए चंबल। इसकी व्याख्या है, गंगा की अधिकतर बड़ी नदियां हिमालय से निकलती हैं और गंगा में मिलती हैं, परंतु प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है चंबल, बेतवा, सोन और पुनपुन इत्यादि। 18 क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ए सिंधु नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गंगा नदी, डी गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर है सी गंगा नदी। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में वह मात्र 885 किलोमीटर ही बहती है। सिंधु नदी की भी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन यह नदी भारत में मात्र 709 किलोमीटर ही बनती है। वहीं गोदावरी नदी की कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर 1465 किलोमीटर है। हम पढ़ेंगे 19th क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए कृष्ण गोदावरी का डेल्टा, बी नील नदी का डेल्टा, सी अमेजन नदी की डेल्टा, डी गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। तो इसका सही उत्तर है डी गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यह बाघ की खूबसूरत प्रजाति है। इसे भारत में राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है। अब हम पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन,
कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है, इसका सबसे प्रमुख कारण इनमें से क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए बिहार में वन कम है, बी कोसी नदी पर कई बांध बने हैं, सी कोसी नदी द्वारा हिमालय पर्वत से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर दिया जाता है, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी कोसी नदी द्वारा हिमालय पर्वत से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्याख्या की। हिमालय से निकलने वाली नदियां मैदानी भागों में सर्पाकार मार्ग बनाकर बहती हैं तथा अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, इस कारण भारी तबाही होती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। दरअसल कोसी नदी हिमालय पर्वत के सब ऊपरी भागों से भारी मात्रा में अवसादों को लेकर मैदानी भागों में जमा कर देती है, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, फलस्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। हम पढ़ेंगे 21 क्वेश्चन। दामोदर नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो इसके ऑप्शन है ए गंगा, बी हुगली, सी स्वर्णरेखा, डी महानदी। तो इसका सही उत्तर है बी हुगली। आप पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर भ्रष्ट घाटी में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इस प्रकार दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बराकर, बोकारो, कोनार दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आज़ादी के तुरंत बाद 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू होने से इस नदी पर बाढ़ नियंत्रण हेतु कई उपाय किए गए, कई जगहों पर बांध बनाए गए, जिस कारण दामोदर बंगाल के शोक से वरदान में बदल गई, क्योंकि अब इस नदी से जल विद्युत, ताप विद्युत, सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल आदि उपलब्ध हो रहा है और साथ ही बाढ़ नियंत्रण भी संभव हुआ है। हम पढ़ेंगे 22 क्वेश्चन। सेवासमुद्रम जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ए शरावती नदी, बी कावेरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी मंडवी नदी। इसका सही उत्तर है बी कावेरी नदी। उसकी व्याख्या है सेवासमुद्रम जल प्रताप कावेरी नदी पर स्थित है। यह जल प्रताप 98 किलोमीटर ऊंचा है। यहाँ 1902 में जल विद्युत परियोजना शुरुआत की गई। इसे एशिया का पहला जल विद्युत परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि भारत में पहली बार 1897 में दार्जिलिंग में जल विद्युत का उत्पादन किया गया था। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुंधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। आप पढ़ेंगे 22 क्वेश्चन। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसके ऑप्शन है ए पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से, बी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, सी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से, डी पश्चिमी घाट में नासिक से। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिमी घाट में ब्रह्मागिरी श्रृंखला से। तो इसकी व्याख्या है कावेरी नदी पश्चिमी घाट में ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी की लंबाई 716 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। हम पढ़ेंगे 24 क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ए जोग जलप्रपात, बी शिवमुद्रम जलप्रपात, सी धुआंधार जलप्रपात, डी हुंदरू जलप्रपात। इसका सही उत्तर है जोग जलप्रपात ए वाला। व्याख्या: भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है।
इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह शरावती नदी पर स्थित है। हम पढ़ेंगे 25 क्वेश्चन। नदियों का अधिकतर महत्व क्या है? इसके ऑप्शन है ए जल विद्युत का उत्पादन, बी सिंचाई हेतु जल, सी मत्स्य पालन सैलाब, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। नदियों का बहुत ही अधिक आर्थिक महत्व है। नदियां सिंचाई के लिए जल विद्युत उत्पादन के लिए जल, मत्स्य पालन, नौवहन आदि रूपों लाभ हो जाता है। हम पढ़ेंगे 26 क्वेश्चन। सिंधु जल समझौता के लिए अनुसार भारत सिंधु नदी के जल के संपूर्ण भाग का कितना प्रतिशत ही उपयोग कर सकता है? इसके ऑप्शन है ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 40%। तो इसका सही उत्तर है बी 20%। इसकी व्याख्या है सिंधु जल समझौता वर्ष 1960 के अनुसार सिंधु नदी तंत्र के संपूर्ण जल का केवल 20% ही भारत उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में सिंचाई के लिए किया जाता है। हम पढ़ेंगे 27 क्वेश्चन। सतलुज नदी में से किसकी है सहायक नदी है? इसके ऑप्शन से ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है सी सिंधु। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। सतलुज नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। सतलुज नदी पर भांखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। इस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिससे राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराई जाती है। हम पढ़ेंगे 28 क्वेश्चन। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इसके ऑप्शन से ए नबूरा, बी श्योक, सी हुंजा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। नबूरा, श्योक, हुंजा, जास्कर सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र का अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। 29 क्वेश्चन। सागपुर नदी को भारत में क्या कहा जाता है? इसके उत्तर इसके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, डी कोसी, सी तीस्ता, डी महानदी। तो इसका सही उत्तर है ए ब्रह्मपुत्र नदी। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से में सागपुर और को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा शेष भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी मानसरोवर झील के पूर्व किनारों से निकलती है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है हुई नामचा पर्वत के पास पहुंचकर यू अक्षर के जैसा मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब पढ़ेंगे 13 क्वेश्चन। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो इसके ऑप्शन है ए कोसी, बी लोहित, सी हुगली, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी लोहित। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। लोहित, दिबांग, केनूला ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। 31 क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है ए हिमालय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में अवसाद की मात्रा कम होती है, बी भारत में अधिक वर्षा के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में अवसाद की मात्रा अन्य नदियों की तुलना में बढ़ जाती है, सी कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या है उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। हिमालय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी शुष्क क्षेत्र में बहती है तथा इस नदी के मार्ग में कठोर चट्टान होने के कारण अवसाद का कटाव कम हो पाता है, जिससे इस नदी में अवसाद अर्थात सिल्ट कम पाया जाता है। वहीं असम के क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में कटा एवं बाढ़ की क्षमता बढ़ जाती है। हम पढ़ेंगे 32 क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती
कोई अरब सागर में गिरती है? इसके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी कावेरी, सी साबरमती, डी उपरोक्त। इसके सही उत्तर है ए नर्मदा। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा प्रमुख नदी है। वहीं तापी नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, जबकि कावेरी नदी उत्तर पश्चिम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा और तापी नदी भ्रश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक है। आप पढ़ेंगे 33 क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन से ए नर्मदा, बी तापी, सी कावेरी, डी कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ए नर्मदा। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। क्षेत्र संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। हम पढ़ेंगे 34 क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है ए तापी, बी साबरमती, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है डी नर्मदा। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर साधु बेंट नामक टापू पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन के स्प्रिंग बुद्धा है। हम पढ़ेंगे 35 क्वेश्चन। बुलर झील निम्नलिखित में से किस नदियों में स्थित है? इसके ऑप्शन से ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है डी जम्मू कश्मीर। आप पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्ष 2009 से जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हम पढ़ेंगे 36 क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन से ए कावेरी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है बी गोदावरी। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी प्रसिद्ध है। हम पढ़ेंगे 37 क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसके ऑप्शन से ए सतपुड़ा, बी अमरकंटक, सी ब्रह्मगिरी, डी पश्चिम घाट की ढाल। तो इसका सही उत्तर है बी अमरकंटक। इसकी व्याख्या है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से है। अब हम पढ़ेंगे 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसके ऑप्शन से ए सांभर, बी बुलर, सी डल, डी गोविंद सागर। तो इसका सही उत्तर है ए सांभर। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। सांभर राजस्थान में अवस्थित खारे पानी की झील है। बुलर और डल मीठे पानी की प्राकृतिक झील हैं। वहीं गोविंद सागर मीठे पानी का मानव निर्मित झीलें हैं। आप पढ़ेंगे 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो इसके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो इसका सही उत्तर है बी गोदावरी। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी तथा तापी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इनमें से गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। हम पढ़ेंगे 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो इसके ऑप्शन है ए महानदी, बी कृष्णा, सी तुंगभद्रा, डी तापी। तो इसका सही उत्तर है डी तापी। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। भारत में नर्मदा और तापी नदी भ्रश घाटी में बहने वाली नदियों में से एक है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर भी
थ्रस घाटी में बहने वाली नदी है। हम पढ़ेंगे 41 क्वेश्चन। इनमें से कौन मानव निर्मित झील है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए भीमताल झील, डी डल झील, सी लोकटक झील, डी सरदार सरोवर। तो इसका सही उत्तर है डी सरदार सरोवर। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। सरदार सरोवर झील मानव निर्मित झील है। यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध भी है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर है। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। वहीं भीमताल डल लोकटक झील प्राकृतिक झील है। अब हम पढ़ेंगे 42 क्वेश्चन। इनमें से कौन नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदगी का नदी में मिलना, बी मरे हुए जीवों को नदी में बहाना, सी घर से निकलने वाले मल को नदी में बहाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या है उपरोक्त सभी तरीके से नदी प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। तो हम पढ़ेंगे 43 क्वेश्चन। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसके ऑप्शन से ए बुलर, बी चिल्का, सी सांभर, डी कोलेरू। तो इसका सही उत्तर है बी चिल्का। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। यह उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। वहीं सांभर भारत की सबसे अधिक खारी वाली सबसे बड़ी झील है। बुलर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि कोलोरू एक लैगून झील है। अब पढ़ेंगे 44 क्वेश्चन। गलत मेल को पहचाने। इसके ऑप्शन है ए पुलिकट झील मानव निर्मित झील, बी बुलर झील भूगर्भीय क्रिया से निर्मित, सी बड़ा पानी झील मीठे पानी की झील, डी सांभर झील सबसे अधिक लवणीय झील। तो इसका सही उत्तर है ए पुलिकट झील मानव निर्मित झील। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। पुलिकट झील मानव निर्मित नहीं बल्कि एक प्राकृतिक झील है। यह लैगून झील के नाम से जाना जाता है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित लैगून झील कहते हैं। अब पढ़ेंगे 45 क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा जल है? तो इसके ऑप्शन हैं ए 97%, डी 71%, सी 3%, डी 29%। इसका सही उत्तर है सी 3%। हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसका 97% जल लवणीय है, जो मुख्य समुद्रों में स्थित है। कुल जल का मात्र 3% जल ही मीठा है और इस 3% का 2/3 भाग ध्रुवों में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में तथा पर्वत की चोटियों पर बर्फ के रूप में है। मात्र 1/3 भाग सतही जल के रूप में मीठा जल उपलब्ध है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय।